नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग की क्वेरी आ रही थी स्टूडेंटों में से कि ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो आईटीआई एकेडमिक में है कि सर वाईसीटी की तरफ से एक ऑब्जेक्टिव और थ्योरी की एक प्रॉपर सीरीज चलाई जाए, जिसमें हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर दोनों को चलेंगे। और ये हमारा जो सीरीज चलेगी ये आईटीआई स्तर के सभी एग्ज़ामों के लिए वैल्यूएबल रहेगी, जिसमें हम ढेर सारे एग्ज़ामों को आईटीआई एकेडमिक हो, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की, या फिर पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, ऑल इंडिया स्तर पे जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरी सीरीज़ में, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको किसी अन्य बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वाईसीटी के अलावा, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और जितने भी हम पढ़ाएंगे वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको नोट्स बनाएंगे। इसमें हम जो ढेर सारी वैकेंसियाँ कवर करेंगे हम बता देते हैं आपको जनरल, जैसे हमारी ईएलपी हो गई, टेक्नीशियन हो गई रेलवे की, और यूपीआरबीएनएल हो गई, इसरो हो गई, डीआरडीओ हो गई, एचपीसी एनपीसी हो गई, और ये एचएएल हो गई, एलएमआरसी हो गई, डीएमआरसी हो गई, इत्यादि वैकेंसियों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक। फिटर एक मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है, जिसके अंतर्गत एक कुशल श्रमिक अपने 75% अपने कार्यों को हैंड यानी कि हाथ के द्वारा संपन्न करता है, और शेष 25% कार्यों को वह मशीन के द्वारा संपन्न करता है। हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा संपन्न करने के लिए उसने जितने सारे इंस्ट्रूमेंट और स्ट्राइकिंग टूल या सपोर्टिंग टूल को यूज करता है या मेजरिंग टूल को यूज करता है, उन्हीं सबों को हम इस पूरे फीटर शाखा के अंतर्गत डिटेल से हम पढ़ते हैं। ठीक। अब इसकी एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। फीटर की एम्प्लॉयमेंट, ये बेंच फिटर हो टाइप के हो जाते हैं, प्लम्बर फिटर होते हैं, असेंबली फिटर होते हैं, डाई फिटर होते हैं, इत्यादि टाइप के ये फिटर होते हैं जो अनेक फील्डों में ये काम करते हैं, इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। ठीक। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम इस फिटर शाखा के अंतर्गत जितने 25 या 26 चैप्टर हैं उन सबों को हम यहाँ पे डिटेल, अभी तो चैप्टर हम एक ब्रीफ उनका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल उनका अपना थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्यवसाय एवं सुरक्षा एवं सावधानियां, यानी कि हम यहाँ पे कारखानों और वर्कशॉप या शॉप फ्लोर पे बरती जाने वाली सावधानियां, सुरक्षा को हम पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम अपनी सुरक्षा प्लस जॉब और मशीन की भी सुरक्षा को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मापतौल एवं मात्रकों की पद्धति। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के जो मेजरिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि एमकेएस हो गई, सीजीएस हो गई, या पीएस हो गई, एसआई सिस्टम हो गई, इत्यादि को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड में मापन एवं मापन औजार। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के मापन, जैसे लीनियर मापन हो गया हमारा, एंगुलर मापन हो गया, टेम्परेचर मापन हो गया, और किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, ये सब हम पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म मापन यंत्र। इसमें हम माइक्रो मेजरिंग डिवाइसेस, यहाँ पे हम जैसे सूक्ष्म मेजरिंग डिवाइसों का अध्ययन कर देंगे, जैसे हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, साइन बार हो गया, गेजेज हो गए, इत्यादि को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग। यहाँ पे हम ज्वाइंट पढ़ेंगे, हम यहाँ पे परमानेंट ज्वाइंट पढ़ेंगे, जैसे वेल्डिंग हो गई हमारी, ब्रेजिंग हो गई, सोल्डरिंग हो गई, इत्यादि को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्जिंग। फोर्जिंग के अंतर्गत हम वो ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम किसी बिना वेल्डिंग बिना मशीनिंग क्रिया करते, यानी कि हम एक स्ट्राइकिंग फोर्स यानी कि एक बल आघात लगा करके एक डाई यूज करके उसको हम एक वांछित शेप में उसको बना लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा धातु विज्ञान, क्योंकि जितना इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादातर धातु पे ही बनाए जाते हैं, इसलिए हम धातु के गुण, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य को हम यहाँ पे डिटेल उसको अध्ययन करेंगे। ये इसके ओर वगैरह कहाँ मिलते हैं, कैसे उसको हम फिर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। इसमें हम धातुओं का
जो वांछित गुण विकसित करने के लिए उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उसको हम गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं अपने गुण की आवश्यकता के अनुसार। फिर नेक्स्ट है हमारा खराद मशीन। ये आईटीआई के अंतर्गत बहुत ही अच्छी लेवल की थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ मशीन है जो सभी मशीनों की जननी मानी जाती है। हम उसी को, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, लेथ कटिंग टूल्स के एंगल्स पढ़ेंगे और उसके ढेर सारे नामनक्लेचर को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर पे अपघर्षक पहिया और अपघर्षक मशीन। यहाँ पे हम ग्राइंडिंग व्हील की, यानी ग्राइंडिंग व्हील, अपघर्षक पहिया और अपघर्षक मशीन को हम यहाँ पे उसकी बाइंडिंग, अब्रेसिव और उसका यूज के पर्पज़ और उसकी ऑपरेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही पढ़ेंगे और ज़्यादा हम उसके ऊपर लेवल पे नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा शक्ति पारेषण, यानी कि पावर ट्रांसमिशन। हम पावर ट्रांसमिशन में वो सभी युक्तियों को पढ़ेंगे जो पावर, एक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना हो गया। ठीक, जैसे हमारा इसमें गियर, पुली, बेल्ट, रोप, चेन कन्वेयर, क्रेन इत्यादि आती है। फिर नेक्स्ट हमारा बंधक, फास्टनर है। परमानेंट ज्वाइंट पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पे सेमी टेम्प्रोरी परमानेंट ज्वाइंट को पढ़ेंगे, जैसे हमारा नट बोल्ट ज्वाइंट हो गया और की फिटिंग हो गई, कपलिंग हो गई इत्यादि को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अंतर परिवर्तनीयता और सतह परिष्करण। यहाँ पे हम इंटरचेंजेबिलिटी, एक पार्ट को, क्योंकि एक पार्ट को बनाना संभव, एक ही जैसे पार्ट को, विभिन्न पार्टों को बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम उनको इंटरचेंजेबल बनाते हैं, यानी कि एक पार्ट को रिप्लेस करके दूसरी पार्ट को स्थान दिया जा सके, उसके लिए हम ये लिमिट, फिट, टॉलरेंस, अलाउंस इत्यादि को हम डिस्कशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्क्रू एंड थ्रेड्स। यहाँ पे हम स्क्रू के अंदर जो हमारे किस प्रकार के ये स्क्रू है, यानी कि थ्रेड से बनी हुई है, एक में है, स्क्वायर है, बटरेस है, नकेल है, इस तरह के इसको हम थ्रेड्स को और उसके पैरामीटर्स को सीखेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा धातु चादर। इसमें हम सीट मेटल पे ही काम करने वाले धातुओं को पढ़ेंगे, जैसे हमारा रिवेटिंग हो गई, यानी कि ये पतली चादरों पे काम किए करने वाली सीट मेटल पे हम काम करेंगे जो पतली हो। फिर नेक्स्ट हमारा पाइप एंड पाइप फिटिंग। यहाँ पे पाइप और पाइप फिटर एक फिटर ही होता है जिसको प्लम्बर कहा दिया जाता है, कहा जाता है, बट वो प्लम्बर वाले ढेर सारे वहाँ पे अपना पाइप फिटिंग में पढ़ते हैं, बट हम लोग यहाँ पे पाइप और पाइप फिटिंग में थोड़ा वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पाइप फिटिंग के लिए एल्बो वगैरह जो यूज करते हैं ज्वाइंट के लिए वो सब पढ़ेंगे डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट हमारा लैपिंग एंड होनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम होल या एक्सटर्नल सरफेस को, जो बनी हुई सरफेस होती है, उसको हम एक अपघर्षक लेदर के या किसी अन्य टूल को यूज करके उसको ग्लास की अपीयरिंग दी जाती है और उस होल्स को या एक्सटर्नल सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बनाया जा सकता है, जिससे कि उस पर कोई सरफेस स्ट्रक्चर वगैरह ना दिखाई दे या कम दिखाई दे। नेक्स्ट है हमारा टैप एंड डाई। बेसिकली ये थ्रेड फार्मिंग डिवाइसेस हैं जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल के काम आती है। इंटरनल हमारी टैप आती है और एक्सटर्नल के लिए हमारी डाई आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ये होल फार्मिंग संक्रियाएं हैं और हम इनके साथ साथ इनके ड्रिलिंग के लिए जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, मशीन यानी कि मशीन, और बोरिंग टूल और प्लस बोरिंग मशीन का हम अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा जिग एंड फिक्सर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पार्ट को बनाने के लिए उसको एक जगह पे फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको टूल को साथ साथ टूल को गाइड करने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम जिग एंड फिक्सर को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा रिमर। होल बनाने के बाद होल को स्मूथ बनाने के लिए, यानी कि एक्यूरेसी में लाने के लिए, साइज में लाने के लिए हम रिमर की सहायता से होल की रिमिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर पे रेती और हेक्सा, यानी कि फाइल और हेक्सा। ये रेती और हेक्सा की सहायता से हम जाब को रगड़ रगड़ करके और हेक्सा की सहायता से कटिंग करके हम जाब को अपने एक फिनिश साइज के नज़दीक लाते हैं। हम फिनिश रूप नहीं दे पाते हैं, बट हम उसको नज़दीक लाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वाइस। फिटर काम जो फिटर होता है वो काम करते समय जाब को जहाँ पे बांध करके वो काम करता है उसको वाइस कहते हैं। और फिर हम इसमें विभिन्न प्रकार के वाइस को पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शीतलन और स्नेहन।
जॉब पे काम करते समय मशीन की सहायता से या टूल की सहायता से ये तीन जॉब और टूल हमारे दोनों गर्म हो जाते हैं। इस और गर्म हो जाते हैं, उनकी शीतलन करने के लिए, उनको स्नेहन करने के लिए, यानी कि सरफेस रफनेस को, प्रभाव को कम करने के लिए स्नेहन किया जाता है, और फिर ठंडा करने के लिए हम शीतलन का यूज करते हैं। यहीं पे हम उनके ढेर सारे प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है हमारे 25 नंबर पे बियरिंग। बियरिंग जितने भी घूमने वाले पार्ट होते हैं उनको एक सपोर्ट देने के लिए हम बियरिंग यूज करते हैं, और यहीं पे हम विभिन्न प्रकार के बियरिंग और बियरिंग मटेरियल्स को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम मशीनों को या काम करते समय जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो ख़राब होने से पहले ही उनको हम ठीक कर लेते हैं। उसी का उसके जो प्रोसेस है उसी के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। फिर हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि वाईसीटी की एक बुक है जो फिटर ऑब्जेक्टिव की है। इसमें लगभग में आप देख सकते हैं कि 7507 प्लस क्वेश्चन है। आप इस बुक को ले सकते हैं और हम लोग इसी से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। जितना इसमें फिटर की जितनी टॉपिक है, चैप्टर हैं, सभी को लगभग में 25 चैप्टर के आसपास हैं, उन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ये बुक ये ले करके अपने पास रख लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। इसमें देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी एग्ज़ाम हैं इंडिया में सबको कवर किया हुआ है। इसमें है आरआरबी लोको है, लोको टेक्नीशियन है, यूपीआरबीएल है, यूपीबीसीएल है, इसरो टेक्नीशियन, ये सब जितने भी हैं आप खरीदेंगे देख सकते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हम यहाँ पे कारखानों या वर्कशॉप में शॉप फ्लोर पे होने वाली सुरक्षा एवं सावधानियों का ही अध्ययन करेंगे। हम उस सावधानी का अध्ययन नहीं करेंगे जो हमें रोड पे चलते हुए फॉलो करना पड़ता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग पर्टिकुलर शॉप फ्लोर पे बरती जाने वाली सावधानियों को अध्ययन करेंगे जो कारखानों और वर्कशॉपों में यूज की जाती है। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट एक ऐसी अनवांछित, अनियंत्रित होने वाली घटना है जो व्यक्ति को या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट वह अवांछनीय या अनियंत्रित घटना है जिसके तहत व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति पहुंचा सकता है। इसमें व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है। ठीक, उसके साथ साथ वह मशीन को भी क्षति पहुंच सकती है। जो जॉब की बनाया जा रहा है या जो जॉब पे प्रोसेस किया जा रहा है, आंशिक या पूर्ण रूप से भी वो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, एक्सीडेंट। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम दुर्घटना के कारण। दुर्घटना के ढेर सारे कारण होते हैं, वैसे इनको बताना यहाँ पे मुश्किल होता है, लेकिन तो जितने भी मेन दुर्घटना के कारण हैं हम उनको यहाँ पे देखेंगे। दुर्घटना के कारण में सबसे पहले असावधानी। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कार्य के प्रति या डिसिप्लिन के प्रति आप उतना सजग नहीं हैं तो आप असावधान हैं। असावधान रहेंगे तो आप फिर दुर्घटना के शिकार होने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है जल्दीबाजी। किसी काम को करने के लिए या काम को समाप्त करके जल्दी जाना हो, इसे जल्दबाजी कहते हैं। यानी कि जल्दीबाजी में अक्सर दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि संभावना होती है। जल्दीबाजी से बहुत ढेर सारे नुकसान होती है। इसलिए जो साइकिल टाइम दिया जाता है उसी साइकिल टाइम के अंतर्गत ही काम करना चाहिए, जल्दीबाजी ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। इससे व्यक्ति को और जॉब और दोनों को नुकसान होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारी अज्ञानता। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी हमें कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। ये जैसे हम किसी मशीन को चला रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम सेपर को ही चला रहे हैं या लेथ को ही चला रहे हैं, तो हमें लेथ के चलाने के बारे में जानकारी नहीं कि स्विच कहाँ से ऑन होता है, वो कैसे रोटेट होता है, जॉब कहाँ बांधते हैं, टूल कहाँ बांधते हैं। तो ये अज्ञानता है। अगर आप अज्ञान है तो पता चला कि आपने स्विच ऑन कर दिया और जॉब ढीला पकड़ रहा है तो वो घूमते हुए आपको चोट पहुँचा सकता है, या जॉब वहाँ से चक से बाहर निकल जाए, या टूल पोस्ट से टूल ही बाहर निकल करके
कोई पास में खड़ा हो उसको इंजर्ड कर दे, उसको चोट पहुंचा दे, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तो संपूर्ण ज्ञान होने के बाद ही किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है उत्सुकता। उत्सुकता भी एक कारण है जिससे हम किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि नहीं हम ये काम कर लेंगे। यानी कि ओवर उत्सुकता होनी अच्छी बात है, बट हमें ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए किसी काम के प्रति को। ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे तो जल्दीबाजी दिखाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारी असुरक्षित हस्त औजार, जिसमें हम हैंड टूल जो हम यूज करते हैं वो असुरक्षित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप रेती यूज कर रहे हैं वो उसका हैंडल न हो, ऐसा ना ही होना चाहिए, यानी कि विथ हैंडल होना चाहिए। ठीक, रेती विथ हैंडल होना चाहिए, यहाँ पे विथ हैंडल। ठीक, बिना हैंडल की रेती नहीं प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारा हैमर है, हैमर का जो हैंडल है वो लूज नहीं होना चाहिए, यानी कि लूज नहीं होना चाहिए। कैसा, ये लूज नहीं होना चाहिए। लूज हैंडल यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको ये छटक करके चोट पहुंचा सकता है या पास में खड़े व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। तो इस तरह से असुरक्षित हैंड यानी कि हस्त जो चलित औजार हैं उनको नहीं करना चाहिए, जिसमें आती है हमारी रेती आती है, हैमर आता है, चीजल्स आती है, ये सबको हमें बिना सुरक्षा के नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा असुरक्षित पहनावा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एकेडमिक में ही सिखाया जाता है कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। तो असुरक्षित पहनावा में वहीं इंडस्ट्री में एक रूल बनाया जाता है कि जैसे आप असुरक्षित पहनाव में लुंगी न पहन के चले आए, आप कोट वो इधर उधर ढीले कपड़े न पहन के चले आए, टाई न लगा के चले आए, तो उसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है कि आप टाइट कपड़े पहने, पैंट पहने तो ज़्यादा लूज ना हो, लुंगी ना पहने, शर्ट पहने, और जो शूज वूज सेफ्टी शूज पहने, ये ना कि स्लीपर पहन करके आप नंगे पाँव चले आ रहे हैं जहाँ मशीनिंग हो रही हो। तो आपको हो सकता है कि जो मेटल्स हैं, जो आयरन मेटल्स हैं, आप उसके चिप्स आपको कट कर सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। तो इसीलिए आपकी पहनावा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि टाइट फिट होनी चाहिए, टाइट प्लस फिट होनी चाहिए। ठीक, ये लूज नहीं होनी चाहिए। और आप यहाँ पे पैरों के लिए, लेग के लिए क्या यूज करेंगे, सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज यूज करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे असुरक्षित अभिविन्यास, यानी कि प्लांट का जो अभिविन्यास सुरक्षित नहीं है तो ये भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। असुरक्षित अभिविन्यास से मतलब है कि जैसे आप कहीं मशीन और लगा दिए हैं, रास्ते में लगा दिए हैं, इधर उधर लगा दिए हैं, ढेर सारी सामान बिखरी हुई है, जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं है, या आप वॉशरूम जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो उससे टकरा सकते हैं। या वर्कशॉपों में या इंडस्ट्रियों में चलने वाली जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं उससे आप टकरा जाएं तो ये भी असुरक्षित लेआउट, यानी कि प्लांट का जो लेआउट है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ये भी आप एक्सीडेंट का ये भी कारण बनता है। यानी कि यहाँ पे प्लांट, ये हम प्लांट या वर्कशॉप के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, असुरक्षित प्लांट लेआउट। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा काम करने का गलत तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप काम करने का तरीका जो SOS यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग शीट में दिया जाता है उसके तहत आप न करके किसी अन्य तरीके, जैसे आप घर और में कर रहे हैं या अपने से कोई तरीका वो ढूंढ लिए हैं तो उससे करेंगे तो आप हो सकता है कि आप दुर्घटना का शिकार हो जाएं। ठीक, तो हमें SOS यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग शीट में जो आप प्रोसेस दिया गया हो उसी के तहत हमें काम करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता की कमी। ये भी प्लांट की एक समस्या होती है जिसमें टॉप फ्लोर पे या मशीन पे
गंदगी जम जाती है, या सब फ्लोर पे तेल फैल गया है, या आयरन मेटल्स के चिप्स फैले पड़े हैं, साफ ना हो रहा हो, तो वो भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। जिससे अगर आप किसी लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं या ड्रिलिंग मशीन पे काम कर रहे हैं, तो शॉप फ्लोर पे जो चिप्स पड़े हुए हैं, जो छिलके पड़े हुए हैं, अगर आपके कमज़ोर सूज हैं तो उसमें घुस करके आपको इंजर्ड कर सकता है, या आप कभी नीचे झुके तो आपको हाथ में कट कर सकता है। तो ये स्वच्छता की कमी भी एक दुर्घटना का कारण है। अस्वस्थता एवं थकान, नेक्स्ट है हमारा अस्वस्थता एवं थकान। ये जैसे व्यक्ति जो होता है, श्रमिक होता है, वो हम लोग जानते ही हैं कि जो श्रमिक या व्यक्ति होता है काम करने वाला, वो पैसे के चक्कर में ही काम करता है। अगर पैसे उसको न दिया जाए तो वो कहीं काम न करना जाए, अगर उसको घर पे ही पैसे मिल जाए तो वो कहीं नहीं जाने वाला काम करने। तो इसलिए व्यक्ति जो होता है अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, फिर भी वो पैसे कमाने के चक्कर में उसकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए, इसके चक्कर में वो कंपनी में डेली जाता है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, और वह चक्कर खा करके बेहोश होकर के कभी कभी कई बार वो मशीन पे गिर चलती हुई मशीन पे गिर जाता है, जिससे उसको आंशिक या कभी कभी पूर्ण रूप से ही उसको क्षति हो जाती है। पूर्ण रूप से क्षति होने का मतलब कि वो उसकी कई बार तो डेथ ही हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक फैक्टर होता है। अस्वस्थता और थकान होने पे मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, अपने अटेंडेंट को बोल करके या सुपरवाइजर को बोल करके रेस्ट रूम में चला जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा नशे की आदत। आजकल मजदूर वर्ग जो होते हैं काफ़ी फिजिकली रूप से थकान हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से वो थक जाते हैं। तो इस थकान को मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, नशा करते हैं। पहले तो शौक से करते हैं, बाद में उसकी वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, और नशे की आदत में ही वो शॉप फ्लोर पे आ जाते हैं, स्टेशन पे आ जाते हैं अपने काम करने। जिससे वो क्या करते हैं कि नशे की आदत में उनकी शारीरिक संतुलन सही नहीं रहती है। कई बार वो कन्वेयर में हाथ डाल देते हैं, या मशीन में हाथ, चलती हुई मशीन में हाथ डाल देंगे, जिससे वो काफ़ी उनको नुकसान हो जाता है। तो ये हमें सावधानी में नशे की आदत नहीं रखनी चाहिए। ठीक, ये बहुत बड़ा कारण है जो आजकल के है। सुरक्षा की माता, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को, जितने भी दुर्घटना की आप कारण है उनको आप हटा दें, रिप्लेस कर दें, तो वही हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा की मात्रा इसलिए भी बढ़ जाती है कि आप स्वस्थ रहें, आपके दीर्घायु हो, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी क्वालिटी बढ़े, जिससे आपकी भी तरक्की शामिल होती है। तो उसी को देख करके प्लांट की ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी होती है। यानी कि आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ जो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप सुरक्षित हैं तो आप आज अगर 50 पार्ट बना रहे हैं, तो कल आप हो सकता है कि सुरक्षित रहते हुए भी 125 पार्ट बना दें। यानी कि इससे आपका होगी, आपका भी फायदा होगा, यानी कि आपका प्रमोशन होगा, और आपके जो ऑनर है, यानी कि जो आपके कंपनी का मालिक है, दोनों लोग को फायदा होता है। तो इसकी सुरक्षा की मात्रा सबसे पहले, इसीलिए तो वर्कशॉप में कार्य कराने नए व्यक्ति को जब प्रवेश दिया जाता है, तो उनको काम पे स्टेशन पे लगाने से पहले, यानी कि शॉप फ्लोर पे लगाने से पहले, उनको सुरक्षा की महत्ता को बताया जाता है, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे, कब और कहाँ जाएंगे तो आपको कैसे काम करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उद्योगों एवं कार्यशालाओं में ध्यान रखी जाने वाली सामान्य सावधानियां। उद्योग, इंडस्ट्रियों और वर्कशॉपों में जो हम सावधानियां बरतते हैं, उसी में जो मेन क्या क्या हमें बात ध्यान रखने वाली है, वहीं पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्री वर्किंग। ठीक, इसके अंतर्गत व्यक्ति, और यानी कि हम यहाँ पे टोटल सावधानी की बात कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण सावधानी। ठीक, टोटल सेफ्टी, सॉरी, टोटल सेफ्टी में शामिल श्रमिक की सेफ्टी, यानी कि पर्सनल सेफ्टी मतलब कि स्वयं की सेफ्टी, प्लस मशीन की, आप जहाँ पे मशीन पे काम कर रहे हैं मशीन की सेफ्टी, और प्लस जॉब की सेफ्टी। यानी कि टोटल सेफ्टी में हमारा क्या क्या शामिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल सेफ्टी में हमारा शामिल हो जाएगा पर्सनल प्लस मशीन की सेफ्टी प्लस जॉब की सेफ्टी। ये तीनों मिल करके हमारी पूरी सेफ्टी को कंप्लीट करते हैं। यानी कि
ये हमारी टोटल सेफ्टी बनती है। तो हम बारी बारी से पहले से पर्सनल सेफ्टी पढ़ेंगे, फिर मशीन की सेफ्टी पढ़ेंगे, फिर जॉब की सेफ्टी पढ़ेंगे। ठीक, पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्वयं की सेफ्टी देखते हैं पहले। स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा में जो श्रमिक होता है उसको अपने को और अपने जो सहकर्मी है, बगल में स्टेशन पे काम करने वाला है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसी में ये शामिल होती है। जैसे आपको कारखाना में या वर्कशॉप में काम करने से पहले पहले क्या पहनना चाहिए, जो वहाँ का प्रॉपर जो बियरिंग क्लॉथ है, जैसे टाइट पैंट होनी चाहिए, फिटिंग शर्ट होनी चाहिए। अगर आप कहीं ओवरहेड जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे ऊपर सामान वामान रखी गई हो, गिरने वाली वजन चीज़ें, वहाँ पे आप हेलमेट लगाएंगे। ठीक, यानी कि पहले में क्या आ जाएगी हमारी पहनावा। पहनावा। दूसरे में हम कई बार घूमती हुई मशीनों पे हाथ, जल्दीबाजी में हाथ डाल देते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, तो घूमते हुए मशीनों पे हमें अपना कोई भी अंग यानी कि हाथ नहीं डालना चाहिए, न पैर डालना चाहिए, न झुक करके काम करना चाहिए। यानी कि फिर हम क्या करना, यानी कि हमें घूमती हुई मशीन पर कोई भी शरीर का अंग नहीं डालना चाहिए। ठीक, यानी कि हमें दूसरे में घूमती हुई मशीन पे कोई भी शरीर का अंग नहीं डालना चाहिए। अगर आप घूमती हुई मशीन पे कोई शरीर का अंग आपका चला जाता है, तो उसको तो इतना सेंस नहीं है कि नहीं कोई अंग आया है तो हम रुक जाते हैं, वो आपको क्रश करते हुए या चोट पहुंचाते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आप जो जो टूल को उठा रहे हैं उसी जगह पे रख रहे हैं कि कहीं और रख दे रहे हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। यानी कि आप जो जिस टूल को यहाँ पे लिख देते हैं, जिस औजार को जहाँ से आप लें वहीं पर रख दें। यानी कि आप जिस टूल को, यानी कि आप अगर फाइल को जहाँ से उठा रहे हैं, हैमर को जहाँ से उठा रहे हैं, टीजर को जहाँ से उठा रहे हैं, उसी जगह पे आप उसको रख दिए, नहीं कि आप जहाँ काम किए वहीं पे रख करके आप चले गए। तो ये क्या करता है कि जैसे दूसरा व्यक्ति आने वाला है, वो परेशान होगा, ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा, जल्दीबाजी में वो इधर उधर जाएगा, उसको चोट पहुंचा सकता है। ठीक, आप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे वर्कशॉप में हम जानते हैं कि जितनी भी मशीनें चलाई जाती हैं वो इलेक्ट्रिक यानी कि पावर के सप्लाई के द्वारा ही चलाई जाती है। तो हमें उनके बारे में प्रॉपर जानकारी होने के बाद ही उनको ऑपरेट करना चाहिए। ठीक, यानी कि पावर की सप्लाई मेंस जो प्लग वलग फ्यूजिबल प्लग लगे होते हैं वो प्रॉपर लगे होने चाहिए, तभी हमें उन्हें ऑपरेट करना चाहिए। यानी कि बिना उसके जानकारी के अभाव में नहीं करना चाहिए। ठीक, यानी कि चौथा क्या हो जाना चाहिए कि जो मशीन सॉरी जो मशीन लगी हो उचित जानकारी होने पर ही
उसको स्टार्ट करें। ठीक, अगर आप कुछ ही जानकारी नहीं है तो आप उसको ऑपरेट कर देंगे तो वो भी आपको चोट पहुंचा सकती है, और प्लस में मशीन को भी क्षत पहुंच सकती है। ठीक, फिर 5वां नंबर पे है, जो हम मशीन यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर उसकी साफ सफाई हुई है कि नहीं, इत्यादि ये सब देख करके ही हम उसको, यानी कि हम यशो यश के तहत ही उसको ऑपरेट करेंगे, तभी हम उसको सेफ ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक, और पर्सनल सेफ्टी में ढेर सारे इस तरह से ढेर सारे और होते हैं, जैसे हमें सेफ्टी शूज पहनना है, गगल्स पहनना है, अगर कहीं हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनना है, और जैसे जहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो वहाँ पे हमें एप्रन पहनना हो, इस तरह से हमें पर्सनल सेफ्टी में ही ये सब यूज करना पड़ता है। फिर जहाँ पे नंगे नंगे तार हमारे जो स्टेशन पे या शॉप फ्लोर पे नंगे तार ना फैले हों, जहाँ पे मशीनें चल रही हों, वहाँ पे तारों को वहाँ के ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे अगर वो घिसती रहेंगी तो कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उसकी इंसुलेटिंग जो लेयर होती है वो कट जाती है, और उसकी करंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर आप जो शॉप फ्लोर की जो गंदगी होती है उसको आप, अगर आप नहीं साफ कर सकते हैं तो उसको आप जो स्वीपर होता है या जो उसमें रखे जो अटेंडेंट होता है उसको आप अपने सुपरवाइजर बताकर से बोल करके उसको आप शॉप फ्लोर को आप साफ करवा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेफ्टी पढ़ेंगे यहाँ पे, स्वयं की सुरक्षा हो गई। अब नेक्स्ट सेफ्टी हम पढ़ेंगे यहाँ पे मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, यहाँ पे हम बेसिकली हम मशीन को सेफ है ऑपरेट करने पे ही फोकस करेंगे। मशीन को हम आज यूज़ कर रहे हैं, फिर हम उसको कल भी यूज़ कर सकते हैं, परसों भी यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हम काम करेंगे। जैसे हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उठाए तो आप उसको यूज करके उसी टेबल पे या वहीं पे रख देंगे तो वो सही नहीं रहेगी, यानी कि हम जहाँ से जिस टूल को उठाते हैं उसी वहीं उसी जगह पे रख देते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे ये मेजरिंग टूल हो गए, फिर दूसरे नंबर पे आप कटिंग टूल और एक सेकेंड, कटिंग टूल प्लस मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल को एक साथ नहीं रखेंगे, यानी कि हम इनको एक साथ नहीं रखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कटिंग टूल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकता है और उसको खराब कर सकता है। ठीक, फिर तीसरा नंबर पे, जैसे आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसकी आप बेस को यानी कि उसके प्लेट को या किसी टूल को आप हैमरिंग कर देते हैं तो उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है, स्पॉट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप सरफेस प्लेट पे काम कर रहे हैं, पता चला कि आप काम करते करते कोई चीज़ नहीं फिट नहीं बैठ रही है तो आप उसको हैमरिंग कर दें, हैमरिंग कर देंगे तो क्या करेगी, सरफेस प्लेट पे स्पॉट पड़ जाएगा। तो यानी कि आपको हैमरिंग नहीं करना है। आप यानी आपको किसी भी मशीन पे हैमरिंग नहीं करना है। ठीक, आपको मशीन पे हैमरिंग नहीं करना है। अगर आप किसी प्लेट मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई आपका जो ऑपरेशन कर रहे हैं आप वही ऑपरेशन करें, दूसरा जो ऑपरेशन ना करें। इससे क्या होगा कि आप दूसरा ऑपरेशन करने लगेंगे तो हो सकता है उस ऑपरेशन के लिए वो कैपेबल ना हो, तो उसमें वो खराबी आ जाएगी। तो यानी कि हमें वही काम ऑपरेशन करना चाहिए जो जिसके लिए वो बनाई गई है, यानी कि जो इसके लिए आपको बताया गया जो ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, जिसे हमारी वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में, कारखाना में ढेर सारे जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, लिफ्टर होते हैं, जो सामान को इधर उधर ले जाने वाले होते हैं, उनके रास्ते में कई बार आयल्स आ जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो कभी कभी स्लिप करके वो गिर सकते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट, ओवरहेड जो
क्रेनें होती हैं, लगी होती हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो वहाँ भी उनको एक साइड से दूसरी साइड मूव कराने के लिए प्रॉपर एक व्यवस्था रहती है, जिससे कि झंडी दिखाने के बाद ही उसको मूव कराया जाता है। तो मूव करते समय उसके नीचे आपको नहीं आना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो मशीन होती है, इसको आवश्यकता से अधिक वोल्टेज पे हमें नहीं चलाना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक इसको सप्लाई देंगे, एसी या डीसी सप्लाई देंगे, तो ये क्या करेगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी। ओवर हीटिंग होने की वजह से इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हमें जितने जो पावर जो उसके समान है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, उसी पे हमें चलाना चाहिए। और विदाउट हमें सेफ्टी गार्ड के मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जो मशीन है यानी कि इसमें सेफ्टी गार्ड लगे होने चाहिए। अगर जहाँ पे ज़रूरत हो, जैसे आप सेफ्टी गार्ड, बिना सेफ्टी गार्ड को मशीन में नहीं ऑपरेट करना चाहिए। जैसे अगर हम कोई ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसके बगल में खड़े हमको, क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय पास में खड़ा होकर ही करना पड़ता है, अगर सेफ्टी गार्ड नहीं लगे होंगे तो उसके जो चिप्स निकलेंगे वो आपके फेस पे, आपके बॉडी के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ पे ज़रूरत हो, बिना सेफ्टी गार्ड के मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। अब फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉब की सुरक्षा। हम जितना मशीन की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, जॉब की कर रहे हैं, इसलिए हमारी जॉब सूटेबल, सही और एक्यूरेट साइज में बने, इसके लिए हमें जॉब की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जॉब की सुरक्षा, जैसे आप कोई कोई जॉब बना रहे हैं, आप मोबाइल पे बांध करके फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपने वो सेफ्टी क्लैंप नहीं लगाया हुआ है, या सॉफ्ट मेटल का वो क्लैंप नहीं लगाया हुआ, तो क्या करेगा, आपको वो अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर देगा, अपना वो जो निशान रहता है जिससे में बना होता है वो छोड़ देता है। तो इसीलिए हमें जॉब की सुरक्षा को भी ध्यान रख करके काम करना पड़ता है। अगर हम सरफेस प्लेट पे काम कर रहे हैं जॉब को लेकर के, ठीक, तो सरफेस प्लेट पे काम करते समय जॉब की भी वहाँ पे एक्यूरेसी, जॉब की जो सुरक्षा है कि आप वहाँ पे अगर फिट नहीं बैठ रहा हो तो जॉब पे हैमरिंग आप ना कर दें, सॉफ्ट जॉब रहेगा तो उस पर स्पॉट आ जाएंगे, तो क्या करेगा, वो आपकी जॉब की एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकता है। और इस इस तरह से ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं जॉब की सेफ्टी में, कि आप किस तरह से जॉब को अपने सुंदर और अ, वांछित रूप से आकार दे सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए ये जॉब की सेफ्टी की, ये तीनों सेफ्टी मिल करके क्या बनाती हैं, ये तीनों सेफ्टी मिल करके आपकी टोटल सेफ्टी बनाती हैं। यानी कि इंडस्ट्री में आपको टोटल सेफ्टी ही अपनानी पड़ती है। इसमें से अगर आपने कोई सुरक्षा छोड़ी तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ठीक। आपकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, तो इसलिए तीनों सेफ्टी को लेकर के ही चलना होता है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अब अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि सेफ्टी और सावधानियां पढ़ लिया है। अब फिर हम देखेंगे, अगर बाय द वे ये तो हम बिल्कुल कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट को बिल्कुल जीरो तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हम फिर इंडस्ट्रियों में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड की बात करते हैं। फर्स्ट एड में हम डॉक्टर की, जैसे एक्सीडेंट हुआ तुरंत डॉक्टर, हम ना डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं, ना डॉक्टर हमारे पास आ सकता है तुरंत, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में ही एक सेक्शन, हर एक सेक्शन में एक फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया जाता है, या एक फर्स्ट एड एक व्यक्ति होता है, यानी कि प्रशिक्षित वो ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति रहता है, जो आपको ज़रूरत पड़ने पर वो आपको फर्स्ट एड देता है। यानी कि आपकी एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर के आने के बीच का जो समय है, उसी में जो आपको सही होने के लिए या जो आपको राहत देने के लिए जो मेडिसिन या जो उपचार किए जाते हैं, उसको फर्स्ट एड बोला जाता है, ठीक। आप देख रहे होंगे एक फर्स्ट एड का एक प्रॉपर, किसी भी आप कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे अपने आईटीआई संस्थानों में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि आपके वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स के लटका हुआ रहता है, सिंबल बना हुआ था प्लस का, और उसमें लिखा रहता है फर्स्ट एड बॉक्स। और यहाँ पे चाबी यहीं पे छोड़ दी जाती है, या कई बार इसको चाबी, इसकी एक अटेंडेंस यहीं पे रखा रहता है, वो लिया रहता है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट एड बॉक्स एंड मटेरियल्स। फर्स्ट एड बॉक्स अभी देखिए हम
और उसमें क्या क्या मटेरियल रहते हैं, यानी कि फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड बॉक्स में जो फर्स्ट एड की सामग्री होती है क्या क्या हो सकती है हमारी, स्ट्रेचर हो सकता है, फर्स्ट एड बॉक्स हो सकता है, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये कॉटन्स हो गए, टार्च हो गया, रुई हो गई, और ये पेन किलर्स हो गए, बीटाडाइंस हो गई, और ग्लव्स हो गए इत्यादि, पेंसिलिन वगैरह इत्यादि रखी जाती है, यानी कि जो आपको जनरल पर्पज में जो दुर्घटना होने के बाद जो जरूरत पड़ती है वो सब कहीं आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ही रखी जाती हैं सारी सारी चीज़। ठीक, कैंची भी रखी जाती है ताकि आपको अगर घाव लगे तुरंत कैंची से काट करके, यानी आपको घाव को धो करके तुरंत बैंडेज कर दिया जाए, यानी कि सारी चीज़ें आपको रखी जाती है, और एक प्रशिक्षित व्यक्ति को भी रखा जाता है इस सब काम करने के लिए। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स और मटेरियल्स, यानी कि फर्स्ट एड एक बॉक्स होगा जिसमें जो रेड कलर की एक वाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर की प्लस का सिंबल बना हुआ है, यानी धन का सिंबल निशान बना हुआ एक सिंबल होता है, वो फर्स्ट एड बॉक्स का ही सिंबल होता है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार का ही वो सिंबल होता है। ठीक, अगर यहीं पे अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, मान लीजिए गिर गया हो इंडस्ट्री में, उसको वो बेहोश पड़ गया हो, तो तुरंत हमें भीड़ नहीं लगा लेनी चाहिए। उस अगर भीड़ आप लगा लेंगे तो हो सकता है कि जो हवा आ रही हो कम पड़ जाए तो उसको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो, तो इसलिए कहीं एक्सीडेंट हो तो वर्कशॉप में या किसी भी शॉप फ्लोर पे तो भीड़, अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी चाहिए, एक दो लोग ही होना चाहिए, और प्रॉपर उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या जो अटेंडेंट होते हैं वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में उनको तुरंत सूचना पहुंचानी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारी सेफ्टी स्लोगन्स। ठीक, सेफ्टी स्लोगन्स ये किसी भी वर्कशॉप हो या किसी जन पब्लिक को अवेयर करने के लिए सबसे कारगर माध्यम होता है, यानी कि सबसे इफेक्टिव मीडियम यही सेफ्टी स्लोगन होता है, यानी कि सेफ्टी सुरक्षा नारे, जहाँ आप देखेंगे तो इसी नारे के माध्यम से सबको अवेयर किया जाता है, इसमें यानी कि ढेर सारी सूचना को हम एक छोटे से संगीतात्मक ढंग से व्यक्त कर देते हैं। सेफ्टी स्लोगन से हम जैसा कि अभी पढ़ रहे थे, सेफ्टी स्लोगन एक श्रमिक को या किसी पब्लिक को अवेयर करने के लिए, अपनी बातों को तक पहुंचाने के लिए संगीतात्मक ढंग से सेफ्टी स्लोगन यूज किया जाता है। इसमें एक छोटे से सेंटेंस में ढेर सारी भावनात्मक बातों को कह दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप देखे होंगे काफ़ी गाड़ियों में पीछे तरफ लिखा होता है कि सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना, जैसे सेफ्टी स्लोगन में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप लोग देखते होंगे ढेर सारी जो गाड़ियां होती हैं या ऑटो हो गई, उसमें पीछे की तरफ लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि आप सावधान, जरा से भी अगर असावधानी की तरफ जा रहे हैं तो दुर्घटना घटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, इसी तरह से अन्य ढेर सारी स्लोगन आप जाते हैं कारखाना में, वर्कशॉप में, तो वहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक, फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक, ये ये क्या मेनली क्या होती है कि जैसे आप कभी गंभीर चोट लग गया तो आपको तुरंत आपकी सांस रुक ना जाए और तुरंत कंफर्ट पहुंचाने के लिए ये बेसिक लाइफ सपोर्ट वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें ABC सपोर्ट शामिल होते हैं। ये का मतलब होता है यहाँ पे जिसमें ए का मतलब होता है एयरवे। एयरवे का मतलब कि हवा आनी चाहिए आपके पास तक आप। ठीक, और फिर दूसरा होता है बी,
बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब कि आपकी सांस चल रही हो प्रॉपर। ठीक। नेक्स्ट होता है सी। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, यानी कि हवा, फिर सांस, फिर वो चल रही हो, यानी कि हवा आपकी पूरी बॉडी भर सर्कुलेट हो रही हो। यही एबीसी सपोर्ट है। ठीक। ये ऑन द स्पॉट दी जाती है, जैसे आप मूर्छित अवस्था में पड़े गए या बेहोश हो गए तो उसी ऑन द स्पॉट, इसलिए इसको कभी कभी बेसिक लाइफ स्पॉट भी लिखा मिलता है कि। ठीक। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमारा, जैसे आप एक्सीडेंट हुआ, आपकी सांस अगर कभी कभी बाधित हो जाए, या आप परेशानी में पड़ जाए, प्रॉपर आपकी सांस न चल रही हो, या आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए कृत्रिम श्वसन विधि अपनाई जाती है, जिससे कि आपकी सांस डॉक्टर के आने तक उसको बनाए रखा जा सके या आपको तुरंत ठीक किया जा सके। तो इसमें सबसे पहली विधि क्या होती है? इसमें सबसे पहली विधि होती है सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर एक विधि होती है जिसमें आप मूर्छित व्यक्ति को वो जमीन पर लेटाया जाता है, फिर उसको सीने पे पुश करके फिर उसकी ब्रीथिंग को धीरे धीरे बढ़ा प्रॉपर लाई जाती है। ठीक। इसमें प्रॉपर क्या होता है सिल्वेस्टर विधि? इसमें एक व्यक्ति जिसके इसको पीठ के बगल लेटाया जाता है, यानी कि इसके चेस्ट पे या पेट में घाव होगा, तब उसको सिल्वेस्टर विधि पे रखा, सिल्वेस्टर विधि के द्वारा उसको जो कृत्रिम रूप से उसकी जो श्वसन है उसको सही किया जाता है। फिर है दूसरा साइफर विधि। साइफर विधि वहाँ पे यूज किया जाता है, उस पर व्यक्ति पे यूज किया जाता है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति पे उस पीड़ित व्यक्ति पे यूज किया जाता है जिसके पीठ के बगल, यानी कि पीछे की साइड में, उसके इस साइड में, पीछे की साइड में उसको घाव हो, चोट लगा हो या हो, तो इस टाइप में हो तो उसको छाती के बगल लेटा करके ये किया जाता है। ठीक। फिर तीसरा है हमारा लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि, इसको हम क्या बोलते हैं? माउथ टू माउथ कांटेक्ट भी इसको बोलते हैं। माउथ टू माउथ, यानी मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ कांटेक्ट। ठीक। लाबोर्ड विधि में यानी कि मुंह से मुंह के द्वारा लगा करके जो उसको सांस भरी जाती है उसके फेफड़े में, उसी को माउथ टू माउथ कांटेक्ट मेथड या लाबोर्ड मेथड बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये ये हर एक जगह अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए इसको प्राप्त करने में हमें अटेंडेंस से मिलना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि एक रबर वाल्व लगी, ये एक सिलेंडर टाइप का रबर वाल्व होता है, जो उसको हम पुश करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और एटमॉस्फेयर एयर लेकर के फिर फिल्टर होते हुए फिर इनलेट वाल्व के द्वारा सांस फेफड़े तक पहुंचाई जाती है, फिर उसको आउटलेट वाल्व के द्वारा जो सांस वहां से निकलती है फिर उसको निकाला जाता है। फिर हम इन्हीं चारों को डिटेल में अध्ययन अगली स्लाइड में करने वाले हैं। ठीक। पहले हमारी है सिल्वेस्टर विधि। ठीक। इसमें आप इमेज में देख सकते होंगे कि एक इंजर्ड व्यक्ति है, ठीक, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सांस प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो रही है, तो उसको क्या किया जाता है? उसके ही मित्रों के द्वारा या अटेंडेंट के द्वारा उसको मूर्छित अवस्था में होने के बाद अगर उसके चेस्ट पे घाव है या उसको सीने पे ऑपरेशन हुआ हो, उसको लेटने में सीने के बगल प्रॉब्लम होती है, तो उसको सिल्वेस्टर विधि के द्वारा उसको पीठ के बगल यानी कि पीछे की साइड से उसको सीधे लेटाया जाता है, फिर उसके हाथ को फिर सीधे ऐसे फैलाया जाता है, फिर उसको मोड़ा जाता है, मोड़ते हुए पीछे की तरह आप इमेज में देख सकते होंगे। इसी के द्वारा ये सीधे यहाँ पे पहले फैलाएगा, फिर उसको सीने की तरफ मोड़ेगा, फिर सेकेंड में उकर के फिर इसके चेस्ट पे एक पुश लगाएगा, यानी कि ये जो पुश लगाएगा धीरे धीरे ये 10 से लगभग 8 से 10 बार होना चाहिए। ठीक। यानी कि 1 मिनट में कम से कम 10 से बार उसको पुश किया जाता है उसके सीने पे, ताकि उसकी जो फेफड़ा है या और उसकी जो हार्ट है वो चालू हो सके। जब एक बार चालू हो जाए तो यही क्रिया लगभग में 1-2 मिनट तक की जाती है, जिससे वो उसी प्रॉपर सांस लेने लगता है, तो फिर उसको रोक दिया जाता है।
ठीक, यहाँ पे हम ये सिल्वेस्टर मेथड पढ़ लिए। अब इसमें कोई ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर मेथड विधि में जो पीड़ित व्यक्ति है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको कैसे लेटाया जाता है। ठीक, तो उसको हम किसके कैसे लेटाते हैं, उसको पीठ के बगल लेटाते हैं, छाती के बगल नहीं। छाती के बगल दिया रहेगा, मुंह टू माउथ दिया रहेगा, तो ये सब हमें नहीं, हमको उसको छाती के बगल लेटाते हैं। और एक व्यक्ति जो होता है, अटेंडेंट होता है या जो उसका सहकर्मी होता है, उसके ही सर के बगल में, घुटने के बगल बैठ जाता है, जैसे इमेज में दिखाया गया है। ये घुटने के बगल बैठा हुआ है, इनको पीठ के बगल लेटाया गया है। फिर यहाँ पे उनको पुशअप किया जा रहा है। फिर यहाँ पे पुशअप करके फिर इनकी सांस को प्रॉपर बनाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा सैफर विधि। सैफर विधि में बिल्कुल सिल्वेस्टर की तरह है। इसमें क्या किया जाता है, पीड़ित व्यक्ति को छाती के बगल लेटाया जाता है। छाती के बगल लेटाया जाने का मतलब उसको पीठ के बगल नहीं लेटाया जा रहा, क्योंकि उसके पीठ में घाव हुआ है। तो यहाँ पे इस सैफर विधि में उस व्यक्ति पे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसके पीठ के बगल कोई घाव हो। पीठ में अगर घाव होगा तो उसको छाती के बगल लेटाया जाता है। ठीक, यानी कि आप देख रहे होंगे ये छाती है, इसकी छाती के बगल पेट के बगल लेटाया जाता है। फिर ये पहली सीक्वेंस है। फिर ये दूसरी सीक्वेंस है। दूसरी सीक्वेंस में क्या करता है वो, उसके सर को ये, पहले में भी वो घुटने के बगल बैठा था, दूसरे और इसमें साइफर में भी वो घुटने के बगल ही बैठेगा। फिर क्या करेगा कि अपने हाथ की सहायता से जो पीछे है, फेफड़े के जस्ट पीछे वाली साइड पे, उसको पुशअप करेगा, उसको प्रेस करेगा, फिर वो छोड़ेगा। फिर यही क्रियाएं लगभग में 10 से 12 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 से 12 बार वो करेगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी व्यक्ति को वो सांस चेक करता जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी सांस सही प्रॉपर साइज में आ जाती है। अगर नहीं आती है तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाता है या डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सैफर विधि में सिर्फ 2-3 पॉइंट पूछी जाती है, उसको किस तरफ से लेटाया जाता है और कितना जो जो उसको प्रेस किया जाता है उसके हार्ट पे, उस कितने बार प्रति मिनट होना चाहिए। तो हम 10 से 12 बार प्रति मिनट होना चाहिए और उसको छाती के बगल लेटाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा लाबोर्ड, यानी कि अभी हम पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ कंटेक्ट। यानी कि हम इसमें कोई तीसरा मीडियम यूज नहीं करते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति रहेगा, दूसरा व्यक्ति रहेगा या अटेंडेंट है या जो भी कुछ व्यक्ति रहता है, उस डायरेक्ट तुरंत ऑन द स्पॉट उसका मुंह साफ करके, फिर मुंह उसको गहरी सांस लेकर के अपनी सांस को उसके मुंह में छोड़ता है। इस दौरान उसकी नाक को बंद किया जाता है। ठीक, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये एयरवे है, यानी कि सांस हवा पहुंचाने के लिए। तो क्या किया जाता है, पहले उसको तुरंत लेटाया जाता है पीठ के बगल, उसके गर्दन के नीचे यहाँ पे एक तकिया रख दी जाती है, जिससे उसका क्या करे, सर उसका नीचे लटक जाए। लटकने के बाद फिर उसके मुंह को साफ किया जाता है। अगर कोई आर्टिफिशियल दांत यानी कृत्रिम दांत लगाया हुआ हो या मुंह में कोई पान गुटखा मसाला इत्यादि चबाया हो, तो उसको साफ कर लिया जाता है। साफ नहीं करेंगे तो फिर आपके मुंह में आ जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उसके मुंह को साफ उप कर लिया जाता है, धूल लिया जाता है। फिर उसके बाद फिर इसके मुंह को खोला जाता है। उस दौरान उसकी नाक को बंद किया जाता है। मुंह को खोल करके फिर उसको मुंह में अपनी मुंह की सांस गहरी ले करके, मुंह में काफी सांस ले करके फिर उसके मुंह में भरा जाता है। ठीक, ये भी तब तक जब हम भरते हैं तो उसका हम देखते हैं कि नाक हमेशा ये बंद रखी जाती है, ताकि वो सांस न ले सके, फेफड़ा कुछ एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक, फिर जब इससे नहीं हो पाती है तो फिर हम वो पुशअप लगाते हुए भी उसको हम मुंह से सांस भरते हैं। यहाँ पे जैसे इस इमेज में आप देख सकते होंगे कि एक लोग इसके मुंह में हवा भर रहे हैं और दूसरे इनको प्रेस कर रहे हैं इनके छाती पे, ताकि इनकी हार्ट बीट स्टार्ट हो सके, इनका जो हवा का सर्कुलेशन है फेफड़े में वो बढ़ सके। फिर यही क्रिया ये भी 10 से 12 बार या कभी कभी 15 से 16 बार भी ये दोहराई जाती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इसको। और फिर नेक्स्ट है हमारा श्वसन यंत्र। ये चौथा पॉइंट है हमारा, श्वसन यंत्र।
इसमें जैसे आप वेंटिलेटर हॉस्पिटल में देखे होंगे, वेंटिलेटर वगैरह होता है, तो वहाँ तो ढेर सारे पूरे सिस्टम होते हैं, बट वर्कशॉपों में या शॉप फ्लोर पे जो होते हैं वो उतना नहीं होते हैं। एक रबर की यहाँ पे देख रहे होंगे, रबर की एक वाल्व होती है, एक बॉक्स टाइप की होती है। ये क्या करता है, पीछे से इसकी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, जब देखेंगे तो यहाँ पे एक होल होती है। जब इसको हम ये इसको प्रेस करता है, दबाता है, तो बाहर से हवा आती है। फिर यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक फिल्टर टाइप का लगा होता है। यह फिल्टर जो होता है ये हवा को फिल्टर करता है, यानी कि बाहर से जो एटमॉस्फेयर से हवा आ रही हो उसमें अगर कण उड़ है तो उसको फिल्टर करके फिर एक इनलेट और आउटलेट वाल्व, दो वाल्व होती हैं। इनलेट वाल्व के थ्रू इसके नाक से प्रवेश कराया जाता है, फिर आउटलेट के थ्रू इसको जो फेफड़े से जो निकलती है हवा उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक लाइव ये इसको करने के लिए एक सभी लोग नहीं कर पाते हैं, इसको करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति को, यानी कि जिसको हम अटेंडेंट बोलते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट, उसको रखा जाता है। और बाकी सभी मेथड को हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, या कोई जो काम करने वाला सहपाठी है वो भी कर सकता है, ठीक। लेकिन इसको करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसमें भी पहले हवा भरने के देने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी इस यंत्र में, यानी कि जो कृत्रिम श्वसन यंत्र है, जो इसके पाइप वाइप लगे होते हैं उसको साफ कर लिया जाता है। प्रॉपर साफ करने के बाद ही इसको हवा की सप्लाई दी जाती है, ठीक। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल से इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम थ्योरी पर जब ये व्यावसायिक सुरक्षा और सावधानियां पढ़ करके फिर उसके बाद हम उसके थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी एक दो वीडियो लगेंगे। फिर उस पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हम चैप्टर बताए हैं उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।